हाँ मिल गया, मैसेज मिल गया मुझे आपका, आप उस पे हैं तो आपको उसी की तैयारी करनी है। आपको जो कोचिंग वाला सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है, वैसे ही चलेगा आपका सब कुछ। और मुझे आपका मैसेज मिल गया था सर, कल ललित सर से भी आपकी बात हुई होगी, मुझे मैसेज मिल गया था। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम? एट्थ को है ना आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, उसकी फुल तैयारी रखनी है आपको, वो वाला टेस्ट देना है सब लोगों को, अच्छे नंबर लेके आने हैं। ठीक है, आज बहुत कम लोग दिख रहे हैं। चलिए हम तब तक स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, बाकी लोग आ रहे होंगे, जैसा होगा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमें, तो हम स्टार्ट तो कर ही दें। हमने लास्ट क्लास में जो मॉडल्स से पे एंड किया था, वहीं से थोड़ा बहुत आगे और बढ़े, और उसमें कुछ लॉग वॉग इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे, जो बेसिक मैथ्स के भी क्वेश्चन हो गए, क्वाड्रेटिक के भी हो गए, वो सब साथ साथ चलेंगे आपके। तो एक इसमें क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो सब कुछ साथ ही रहेगा, जो चल रहे हैं इरेशनल फंक्शन और ये सारी चीजें। तो मैं इसमें जेई का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ 1997 का, ये था सॉल्व करना था, जो ऑप्शंस थे वो तो थे ही, मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ कि मुझे ये सॉल्व करना है। अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वन दैट इज इक्वल टू अंडर रूट फोर एक्स माइनस वन। हम यहाँ पे ये डिस्कस नहीं कर रहे कि ये क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है और क्या है, ये एक टाइप है, इस टाइप के बारे में आपको सोचना है। इस टाइप के क्वेश्चंस जब आए, इस टाइप के क्वेश्चन मतलब एक रैशनल फंक्शन है आपके पास, और रैशनल फंक्शन से आप यहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब इरेशनल फंक्शन है और इसको कैसे हमें डील करना है, तो रास्ता एक ही आपके पास, कि आपने बोला कि इसको दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए। और स्क्वायर करने के बाद इसको आगे प्रोसीड कीजिए, तो ये 4x माइनस वन का अंडर रूट, इसका भी होल स्क्वायर। हमने स्क्वायरिंग की तो यहाँ पे हमें मिला पहले ए स्क्वायर, तो एक्स प्लस वन, बी स्क्वायर एक्स माइनस वन, एंड माइनस टू ए बी, तो टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस वन into under root x minus 1, and that is equal to 4x minus 1. अब देखो ये प्लस वन माइनस वन ये सारे कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे क्या बचा आपके पास 2x, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन।
दैट इज इक्वल टू 4x माइनस 1। 2x को उधर ले जाते हैं, ये आपके पास -2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 1। हमने फिर से स्क्वायरिंग कर दी, यहाँ पे आ गया 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 and this is equal to 2x minus 1 का होल स्क्वायर, this is 4x square minus 4x and plus 1। ये देखिए 4x square minus 4 that is equal to 4x square minus 4x plus 1। ये इससे कैंसिल आउट हो गई, 4x हमारा इधर आया, ये इधर गया, तो ये आपके पास क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/4। ठीक है जी। तो अब हमारा क्वेश्चन है आपसे, ये सब कुछ ठीक ठाक है। अगर मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछूं या सॉल्यूशन पूछूं तो आप बोल सकते हो कि इसका सॉल्यूशन यही होगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ नंदन से, क्या ये ठीक है? ऑप्शंस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ओके, म्यूट कर लो, एक दो लोगों से और पूछ लेते हैं, अच्छा रहेगा। ये MK भी है, सचिन भी है, सचिन से पूछते हैं। सचिन, सचिन सुन पा रहे हो? नहीं। निधि है, निधि से पूछते हैं। निधि, निधि अनम्यूट कर सकते हो बेटा? हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो इनको। नमन, नमन जैन, चलिए वापस आ जाते हैं। तो नंदन ये जो है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये जो आपने आंसर निकाला इतनी मेहनत करके वो बेकार हो गया। कैसे, यहाँ पे पुट करते हैं 5/4, तो यहाँ पे कितना आ गया, अंडर रूट 5/4 प्लस 1। यस। इधर आ गया बेटा 5/4 माइनस 1, और इस तरफ आया क्योंकि सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा, तो 4 इंटू 5/4 और माइनस 1। यहाँ से देखिए कि 9/4, इसका मतलब 3/2। ये देखिए ये 1/4, इसका मतलब 1/2। और इस तरफ देखिए क्या आ रहा है आपका, ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 5 माइनस 1 4, ये आपके पास आ गया 2। क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये? नहीं। सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सबसे पहली बात कि जब भी, इसलिए बोला कि इस क्वेश्चन को ऐसे मत ट्रीट करो, जेई का क्वेश्चन है तो भाई इज्जत तो देनी पड़ेगी, लेकिन इसमें बस समझने वाली एक चीज है कि जब भी आप इरेशनल फंक्शंस के साथ डील कर रहे होते हैं और आपने स्क्वायरिंग वगैरह कर दी, तो कुछ एम्बिगुअस वैल्यू जो है वो आ जाएंगी जो आपके किसी काम की नहीं होगी। जैसे आप ध्यान से देखें, ये पहले भी आपके साथ कभी डिस्कस हुआ हो, x इज इक्वल टू 1 एक इक्वेशन है, हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x की दो वैल्यूज निकल के आई, x माइनस 1 और x प्लस 1। x की कितनी वैल्यूज आ गई, दो, 1 और माइनस 1, जबकि ओरिजिनली कितनी थी, 1। तो एक जो है वो फालतू की वैल्यू अपने आप जनरेट करके आ जाएगी। तो यहाँ पे बस सीखने का ये है कि जब भी ऐसी कोई इरेशनल फंक्शन को आप डील कर रहे हो, तो जो भी आपका सॉल्यूशन निकले उसको उठा के एक बार पुट करके चेक कर लो, और ये दिमाग से निकाल देना कि एग्जाम में पूछेंगे कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो बच्चा सीधा पुट करके निकाल सकता है, इसलिए वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछते हैं आपसे, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ऐसे कुछ ऑप्शन होंगे।
तो आपने जब भी ये करना है तो एक चीज जो है आपको पक्का चेक करनी है निकालने के बाद, इस टाइप के फंक्शंस के साथ क्वाड्रेटिक में चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपने की नहीं है, स्क्वायरिंग वगैरह की नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है सबको? अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो इम्प्रेशन दे अपना, मैं उसको अनम्यूट करूंगा, वो मेरे साथ डिस्कस कर सकता है किसी को प्रॉब्लम? नहीं? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के साथ हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी आज। द नेक्स्ट वन, एक क्वेश्चन ले रहा हूं सॉल्व। इसके लिए थोड़ा पेन पेपर आप लोग भी निकाल लें, थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा वर्क कर लें तो मुझे अच्छा लगेगा। x mod of x minus 4 raised to the power x square minus 10x plus 24 divided by x minus 3 that is equal to 1। ये पूरा पावर है, is equal to 1। इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? ट्राई कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो मिस्टेक्स एग्जाम में होती हैं वो अभी हो जाए आपकी, और आपके वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं कि वहां आप कोई मिस्टेक करें ना। और जिसका भी सॉल्यूशन निकल जाए वो थंब इम्प्रेशन या कुछ भी ऐसा सिंबल भेजेगा मुझे, तो मैं उसको अनम्यूट करूंगा और फिर हम उस पर बात करेंगे। हाँ नंदन बताओ बेटा। सर 6 आएगी। x की वैल्यू 6। अच्छा, Yes, कुछ सर। चीजें बता सकते हो, एक दो स्टेप वैसे ही? सर इसकी पावर है जो 0 होगी तभी इसकी वैल्यू 1 होगी। हम्म। तो नीचे डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए 3 तो हो ही नहीं सकती है इसकी वैल्यू। अच्छा, तो एक्स तो स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल टू में 0। अच्छा तो उसके दो फाइनल आंसर दो क्या? फाइनल आंसर क्या? फाइनल आंसर 6 आएगा। 6 आएगा। अच्छा जी, चलिए म्यूट कर लीजिए, कोई बात नहीं। 6 है, इसने बोला 6। अगर 6x की वैल्यू यहाँ पुट करें तो 6 माइनस 4 2 रेज टू द पावर समथिंग, वो कभी 1 के इक्वल तो होगा ही नहीं, होगा? अच्छा ये बोल रहे हो ये 0 आ जाएगा, है ना? ओके, अब यहाँ क्या क्या सीखने की जरूरत है जरा वो देखिए। पहली बात, ये किस फॉर्म में है? एक्सपोनेंट की फॉर्म में। किस फॉर्म में? एक्सपोनेंट की फॉर्म में। और एक्सपोनेंट ने आपको दो चीजों के लिए मना किया है। जब भी आप लिखते थे a रेज टू द पावर b इज इक्वल टू c, और आप जो है इसको कन्वर्ट करते हो लॉग में, तो आप लिखते हो log of c with base a that is equal to b। ये कहानी होती है। और स्पेशली यहाँ पढ़ाया जाता है कि a इज पॉजिटिव एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। अब a पॉजिटिव क्यों होना चाहिए? कि हमारा बेस है, और पॉजिटिव बेस के लिए हम डील करते हैं, क्योंकि हमने बी को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ है। ए हमारा सपोज करो कोई नेगेटिव आ जाए, बी जो है वो हमारे पास कोई रैशनल वैल्यू आ जाए 1/√2, तो इमेजिनरी नंबर में हम डील करने लगेंगे। तो इसलिए हमने रिस्ट्रिक्शन डाल दी है कि जब भी हम एक्सपोनेंट के केस से सब डील करेंगे तो उसका बेस पॉजिटिव होना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि 1 क्यों नहीं?
अब लिखा हुआ है कि 1 रेज टू द पावर समथिंग, कुछ भी, x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या होगी? आप कुछ भी ले लो, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। तो इस चक्कर में क्या है कि 1 वाला भी हमने क्रॉस कर दिया कि 1 नहीं होना चाहिए। ये दो बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ जाते हैं वापस। अब आपका ये कहना है, या तो इसको थोड़ा सा हम आगे लेके चलते हैं। देखिए बहुत डिटेल में भी इस पे डिस्कस हम कर सकते हैं, और सीधा सीधा भी हम कुछ काम कर सकते हैं। ऊपर वाले को फैक्टराइज करें तो मुझे लगता है फैक्टर x-6 और x-4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x-3। डन। तीसरा है, आपको ये भी पता है कि 0 रेज टू द पावर 0 जो है वो 1 नहीं होता। वैसे तो आपने सीखा है एनीथिंग रेज टू द पावर 0 1, लेकिन ये जो है वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। तो एक बात तो पक्की हो गई कि x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, पहला केस। तो आप बोलो x की वैल्यू 6 हो सकती है, जैसा उसने निकाला था। तो एक आ गया x की पावर x इज इक्वल टू 6, एक तो दिख रहा है। अब ये मॉड ऑफ x-4 है। आपने बोला कि ये 1 कब आ सकता है? जब ये नॉन जीरो हो और ये जीरो हो जाए, ये नॉन जीरो हो और ये जीरो हो जाए। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस पर फिर से सोचेंगे, वापस आएंगे। मैं बोलता हूँ कि ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है और मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ। तो ये आ गया log ऑफ x-4 रेज टू द पावर x-6 x-4 divided by x-3 that is equal to 1। इधर भी log लिया तो log 1। अब यहाँ से ये आ गया x-6 x-4 divided by x-3 that is equal to log of x-4 that is equal to 0। यहाँ से हमें देखा है या तो ये वाली एक्सप्रेशन 0 होनी चाहिए या फिर ये वाली एक्सप्रेशन 0 होनी चाहिए। तो ये 0 होगा तो x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू आ गई 4 इन दोनों से। और ये जब 0 हुआ कि जब आप लिखेंगे log ऑफ mod x-4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ कोई भी बेस होगा log का, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बेस e है। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें तो mod ऑफ x-4 दैट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 0। इसका मतलब हो गया mod ऑफ x-4 दैट इज इक्वल टू 1। x-4 की दो वैल्यूज हो गई +-1, और यहाँ से x की वैल्यू जो निकलेगी वो आएगी +-1 +4। x की एक वैल्यू आ जाएगी 5 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3। डन। अब पहली चीज कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो पहला पार्ट हमने देखा x की वैल्यू 6 पॉसिबल है, जैसा उसने बताया था। बोले कैसे? तो यहाँ 6 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और लॉग का ये इनपुट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो 6-4 वो भी नॉन जीरो होगा, तो log 2 होगा यहाँ पे, एंड इट इज मल्टीप्लाई बाय 0, 0 हो जाएगा। 4 नहीं हो सकता। 4 होगा तो क्या होगा, log 0 डिफाइन ही नहीं होता। इसलिए जब भी log में हम करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ए पॉजिटिव होगा। ए पॉजिटिव होगा तो सी की वैल्यू कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, बी चाहे मर्जी जो मर्जी हो जाए। 4 हमारा नहीं हो सकता। अब बात करते हैं 3 होगा या नहीं होगा। तो सॉल्यूशन हमारा 3 भी नहीं हो सकता। 3 क्यों नहीं होगा? तो 3 इसलिए नहीं होगा, ये 3 पे भी क्रॉस कर दिया हमने। 3 इसलिए नहीं होगा कि अगर x की वैल्यू 3 हो गई तो ये वाली चीज इन्फिनिटी हो जाएगी। तो x की वैल्यू फिर 5 की बात करते हैं, तो यहाँ 5-4 और ये 1 हो जाएगा, तो पावर कोई नॉन जीरो होगी तो आपका आउटपुट 1 आ जाएगा। तो फाइनली सिर्फ दो ही सॉल्यूशन है इसके, 5 और 6। तो यहाँ पे भी हमने यही सीखा कि भाई जो सॉल्यूशंस निकलेंगे सॉल्व करने के बाद एक बारी उनको पुट करके हम चेक करेंगे। नमन 1 मिनट वेट करो, मैं आपको जो है अनम्यूट करता हूँ। चलो अनम्यूट किया, हाँ बताओ।
सर उसमें हम लोड बेस S-4 भी तो ले सकते हैं, उससे ये तो 1 बन जाएगा और वहां पे भी 0 ही बनेगा, तो उससे एक साइड ही एक सिर्फ मिनट नमन, मैं पूरा नहीं सुन पाया। ई की जगह आप क्या लेना चाहते हो? S-4। ई की जगह X-4। हाँ बेटा बेस तो सबसे पहले आप वेरिएबल क्यों ले रहे हो? एक्स तो आपका वेरी कर रहा है। सर, बेस वेरिएबल लेंगे तो फिर ये तो 1 बन जाएगा ना, तो क्वेश्चन तो आपको, मेरी बात सुनो, आपको चाहिए 0। आपने यहाँ जो सिंप्लीफाई किया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए, जरा यहाँ ध्यान से देखो, फिर हम उसकी भी बात करेंगे। नंदन ने जो आप मैं चेक कर लेता हूँ कौन है, और नंदन भी है, हाँ ठीक है, हम डिस्कस करेंगे एक एक। पहले इससे बात कर लेता हूँ मैं। ये बेस जो होता है वो हमारा कांस्टेंट ही लेके चलेंगे कि लॉग ई बेस वाला, हम वेरिएबल के चक्कर में कभी पढ़ना भी नहीं। हाँ नंदन, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। तो बेटा x मॉड ऑफ x-4 e रेज टू द पावर 0 1 होगा, तो मॉड ऑफ x-4 1 हुआ तो x की 2 वैल्यू जाएंगी। अब इसमें कोई पंगा है तो ये बताओ, और तुम जो बोल रहे हो जरा मैं वो भी लिख देता हूँ। आपने बोला कि ऐसे लिख लो सर, log ऑफ x-4 विद बेस x-4, ये 1 के इक्वल नहीं होता। ये 1 के इक्वल तब होगा जब दोनों जगह सेम हो। ठीक, यहाँ भी मॉड लगा होता तो ये 1 होता, और 1 की तो बात कहीं हो ही नहीं रही भाई। आपको तो या तो ये 0 होगा या ये एक्सप्रेशन 0 होगी। इस एक्सप्रेशन में x-3 हमारा फैक्टर है नहीं, वो डिनोमिनेटर में है, तो x-6 इज इक्वल टू 0, x-4 इज इक्वल टू 0, या log x-4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और भी कुछ रह गया तो बताओ नमन। सर मैं ऐसे रहा हूँ कि हम जैसे अभी तो लोड ई बेस ले रहे हैं, हम तो वैसे लोड के बेस में कुछ भी ले सकते हैं, तो कांस्टेंट ही उससे लेंगे ना आप वेरिएबल नहीं ले सकते कुछ कई भी का। क्वेश्चन में सर नहीं पिछली वेरिएबल बात ये थी ना जब कईयों में लिए थे सर ने। नहीं, अब वेरिएबल होगा तब आपको अलग तरीके से डील करना है। आई बात समझ में? ठीक है सर। वेरिएबल अगर होगा तब आप अलग तरीके से डील करेंगे, फिर वो आपकी कंडीशंस बनेंगी। आप जबरदस्ती जाके गड्ढे में नहीं कूदोगे। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, अब आ जाते हैं फिर नंदन वाली बात पे। नंदन को मैं अनम्यूट करता हूँ एक बारी। कहाँ गया नंदन? अच्छा, वो तो बात ही नहीं कर सकता, वो तो उस पे है। तो नंदन तुम टाइप करके भेजो फिर। चलिए आप टाइप करके भेजो, और वही मैं पढ़ सकता हूँ फिर, है भी नहीं शायद। तो दूसरा जैसे नंदन ने बताया था, बात सही थी उसके, कि सर देखो ये 1 तभी होगा या तो बेस 1 हो जाए, है ना, और पावर जो है वो ऊपर नॉन जीरो हो जाए या 0 हो जाए। तो यहीं से दिख रहा है कि अगर 1 बनाना है तो 2 ही केस में बन सकता है, या तो 5 या फिर 3। 3 -4 -1 -1 का मोड 1। लेकिन 3 यहाँ पे पंगा कर रहा है, ये इन्फिनिटी कर देगा। तो एक कहानी तो यहीं से हो गई। जैसा उसका अप्रोच था वो बिल्कुल सही था। दूसरा उसने बोला कि सर ये नॉन जीरो हो और ऊपर वाला 0 हो जाए, तो ऊपर वाला 0 होने के लिए क्या चाहिए आपको? 6 चाहिए और 4 चाहिए। आपको क्या चाहिए? 6 चाहिए या फिर 4 चाहिए, तभी ये पॉसिबिलिटी है। तो भाई 6 और 4 चाहिए, तो 6 और 4 में पंगा क्या? तो 6 से तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 से दिक्कत है, क्योंकि 4 होगा तो एट ए टाइम यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, इसलिए 4 नहीं हो सकता। तो आप वैसे भी निकाल सकते थे। ये प्रोसीजर तो ये किया कि थोड़ी बहुत जो है वो लॉग वॉग भी आपके साथ के साथ रिवाइज होती रहे। ठीक है जी, कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी नहीं? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। ये बताओ, एक चीज तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, एक फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है? एक फंक्शन ऐसा दिखा होगा आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ एक्स। इसकी इसकी मीनिंग क्या होती है कि भाई किसी भी इनपुट का फ्रैक्शन हमारा आउटपुट आएगा। और फ्रैक्शन के बारे में खास बात है
कि फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, वो पॉजिटिव होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ 2.7, इसका आउटपुट क्या आएगा, दैट इज 2.7 minus greatest integer function of 2.7, this is 2.7 minus 2, so it is equal to 0.7। तो आप बोलो सीधा फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 आप लिख दो। अगर यहाँ पे 8.7 भी होता तो भी आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 है, तो इसको एक पीरियोडिक फंक्शन भी बोलते थे कि हर पीरियड में ये रिपीट होता है और इसका पीरियड 1 होता है, तो ग्राफ एक ही जैसा आपको दिखता होगा इसका। लेकिन अगर यही कहानी होती -2.7 की, तो -2.7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2.7 तो ये हुआ आपके पास -2.7 और यहाँ पे ये चीज आ जाएगी क्या, -3, तो -3 तो +3 हो गया, तो 0.3। तो मैं ये जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। बोलो ऐसे क्यों लिखा आपने, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, -2.7 को लिख दीजिए आप -3 + 0.3, फ्रैक्शनल पार्ट आपका पॉजिटिव होगा और वही इसका आउटपुट होगा। इस चीज में कहीं किसी को प्रॉब्लम तो पूछ सकता है। क्लियर है सबको ये? आशी, आकांक्षा, शिवप्रिया, कीर्ति, महक, बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ, इसको कोई प्रॉब्लम था, आशी को अनम्यूट कर रहा हूँ, बता बेटा। आशी? नो सर, कोई प्रॉब्लम। ठीक ठीक। अब आ जाइए यहाँ पे, जेई मेन में 2014 में क्वेश्चन आया है, मैं उसको लेता हूँ। ये थोड़े बेसिक्स थे, मुझे लगा कि भाई हो सकता है ये चीज थोड़ा बहुत आप लोग भूल रहे हो, याद ना हो, तो ये पहले ये समझा दिया है। अब फिर एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि एक इक्वेशन है आपके पास -3 इंटू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x एंड प्लस a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। जहां पे ये जो है वो हमारा बॉक्स फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो भी बोल रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट की यूजुअल मीनिंग यहाँ पे ये है। इसने बोला हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, इसका कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है। देन फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। जरा ट्राई करें, मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग ट्राई करें, 1 आध मिनट का आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, आप अटेम्प्ट करें। और किसी को भी ये लगता है कि मैंने कुछ कर लिया और यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया, तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है, मैं अनम्यूट करूंगा उसको।
चलिए आप लोगों ने ट्राई किया, मैं रैंडमली किसी से पूछता हूँ। आकांक्षा, क्या करेंगे बेटा? बस क्वेश्चन हुआ सॉल्व नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ एक डायरेक्शन मेरे को बताओ कि सर इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, शायद हो जाएगा ये। आकांक्षा, आकाश, क्या करना चाहिए बेटा? बस डायरेक्शन बता दे, कोई बात नहीं, क्वेश्चन है सॉल्व हुआ नहीं हुआ बहुत बड़ा मैटर नहीं है। एक बत्ती जलनी चाहिए दिमाग में, सर इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि हाँ सुन पा रहे हो, क्या करना चाहिए? कोई एक दो स्टेप वैसे ही बताओ सोच के कि सर ऐसा कुछ करना चाहिए, इससे हम यहाँ पहुंच जाएंगे और इससे आगे कुछ कुछ ना कुछ होगा। पता नहीं सर। नहीं पता चल रहा ना, कोई बात नहीं, आपको बस सोचना है, आपको कभी भी डरना नहीं है, सोचना सीखिए, अपने आप हो जाएगा। ये है ईशा, इससे पूछे ईशा। नहीं। प्रशांत, प्रशांत, अच्छा पता नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं है। आप देखो गेम तभी जीत सकते हो और सब्जेक्ट में बहुत अच्छे तब भी हो सकते हो जब घबराओगे नहीं। अगर आपको ऐसे किया जाए कि भाई जो चीजें पढ़ाई जाए वही चीजें पूछी जाए, तो एक तरीके से आप रट ही रहे हो सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट तो नहीं आता आपको, और उसी से फिर आपका टेस्ट लिया जाए तो बहुत ज्यादा मेंटल ग्रोथ नहीं होती, आप क्रिटिकल चीजें नहीं सोच सकते, आपको ध्यान से छोटी छोटी चीज सीखनी है। उसने क्या क्या पूछा, देखो जेई का क्वेश्चन है तो उसका एक पर्पस होता है, वो आपको कहीं कहीं घुमाता रहता है। अभी अभी हमने एक चीज सीखी थी, जरा देखते हैं, एक एक करके पकड़ते हैं। वही बोला कि क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगाओ, आपको दिखेगा कि ये चीजें जो है ये जानना चाहता है। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अभी भी आपने देखा कि आप इसको फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x लिख सकते हो, हाँ या ना? ठीक है, ये यही चीज दिख रही है यहाँ भी, यही चीज दिख रही है यहाँ भी, तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसको y मान लिया, इसका मतलब हमने जो है इसको y माना है। लेट y इज इक्वल टू दिस, और y जो है वो ये है, और ये जो है इसको हम चाहे तो फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं। तो हमें एक डायरेक्शन मिल गया कि -3y² प्लस 2y प्लस a² दैट इज इक्वल टू 0। अब ये घर वाली बात लगती है कि अरे चलो क्वाड्रेटिक है। अब आ जाते हैं, उसने क्या पूछा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है। तो इंटीग्रल सॉल्यूशन के कुछ हमारे कंडीशंस होते थे, याद होगा आपको, वो भी हम बाद में सोचे। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, हमने लिखा y इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस b² दैट मीन्स 4 -4ac दैट मीन्स 4ac दैट मीन्स 4 into 3 into a² and divided by 2a दैट मीन्स -6। फाइनली हमारे पास ये आ गया कि -2 प्लस माइनस, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, 4 कॉमन ले लिया तो 1, सॉरी यहाँ पे आपके पास आ गया 1 प्लस 3a² डिवाइडेड बाई -6। फाइनली इसको अलग अलग भी कर लेते हैं, ये आ गया 1/3 और ये आ गया प्लस माइनस या माइनस प्लस जो भी लिखना है 1/3 अंडर रूट 1 प्लस 3a²। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फंडा ये है कि ये क्या है y, और y क्या है फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x, y क्या है
फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ एक्स। और अभी अभी हमने एक बात सीखी थी कि फ्रैक्शन की मीनिंग क्या होती है, a rational number which is lies between 0 to 1, greater than equal to 0 but less than 1। तो y की ये जो वैल्यू आई है वो किसके बिटवीन होगी, तो आप बोलो 1/3 प्लस माइनस 1/3 अंडर रूट 1 + 3a² is always lies between 0 to 1। यहाँ तक की बात क्लियर? किसी को कोई समस्या तो बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे, अगले पेज पे चलना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं? तो चलिए आगे चलते हैं फिर। तो एक चीज उसने चेक की कि भाई आपको फ्रैक्शनल फंक्शन की मीनिंग पता है कि नहीं, दूसरी चीज उसने चेक की कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है कि नहीं, तीसरी चीज वो चेक करेगा कि आपको इक्वेशन आती है या नहीं आती है। तो एक पार्ट तो हम छोटे से में करते हैं, इसमें प्लस माइनस वाला कोई एक पार्ट अभी ले लेते हैं। 0 1/3 प्लस 1/3 अंडर रूट 1 + 3a² इज लेस देन 1। हमने क्या किया, 1/3 सब्ट्रैक्ट किया, तो n इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये 1/3 यहाँ पे आ गया आपके पास 1/3, यहाँ आ गया आपके पास 1 + 3a² और यहाँ पे वैल्यू आ गई 2/3। ठीक है, अब हमने स्क्वायरिंग कर ली। स्क्वायरिंग करते समय ख्याल रखना होता है ना कि भाई मैग्नीट्यूड इसका बड़ा ना हो, अगर साइन अपोजिट है तो। यहाँ पे 1/3 जो है 2/3 से छोटा है, तो यहाँ बहुत फर्क नहीं पड़ना है, इसलिए मैंने सीधा लिखा कि स्क्वायर करें तो ये 1/9, यहाँ पे भी आ गया आपके पास 1/9, यहाँ पे आ गया ये स्क्वायर रूट हटा देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 3a² और यहाँ पे आ जाएगी ये वैल्यू 4/9। अब नेक्स्ट स्टेज पे मैं जा रहा हूँ। 9 से पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या क्या आएगा, इधर 1 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या था 1 + 3a², तो 1 + 3a² आ गया, और इधर क्या आ गया, लेस देन, ये हमारे पास 9 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 बच जाएगा, तो हम उधर आ जाते हैं, ये आ गया 4। 1 सब्ट्रैक्ट किया तो अगेन यहाँ 0, यहाँ पे आ गई वैल्यू आपके पास 3a² और यहाँ पे वैल्यू आ गई आपके पास क्या 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। 3 से हमने डिवाइड कर दिया, ये आ गया a² 1, इसको हमने लिख लिया a² - 1 इज लेस देन 0। a² तो पॉजिटिव होता ही है, तो इसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो हमें सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है कि a² की वैल्यू 1 से छोटी हो, a - 1 और a + 1, इट शुड बी लेस देन 0। तो वेवी कर्व हम बनाते थे, और वेवी कर्व में क्या करते थे, एक क्रिटिकल पॉइंट जो है वो लिख देते थे यहाँ 1 और ये -1, यहाँ पे ये हॉलो सर्कल, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, -1 पे भी हॉलो सर्कल, कर्व कैसा आएगा, ऐसा आएगा और ऊपर चला जाएगा। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब a की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से लेके 1 तक, कोई दिक्कत नहीं, -1 से लेके 1 तक। नेगेटिव के साथ भी हम डील करें तो ऐसी ही सिचुएशन रहेगी, इसलिए नेगेटिव वाला तो मैं छोड़ देता हूँ। अब फिर वापस वहीं से बात आ जाती है, भाई इस चीज की क्या मीनिंग कि नो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, इसका कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन है भी नहीं। अब यहाँ पे देखिए कि अगर इन दोनों में -1 से 1 के बिटवीन देखें तो एक वैल्यू आती है हमारी 0। अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या लफड़ा हो जाएगा, जरा वो देखते हैं। a की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, या यहाँ देख ले ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, y कॉमन ले लेंगे तो y की वैल्यू या तो 0 आएगी, या फिर
y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2/3 आएगी। अब 2/3 में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 0 हो गई तो एक पंगा हो जाएगा कि फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0, और सारे इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये 0 होता है, क्योंकि किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। तो उसने आपको यहाँ पे फंसाया, तो आपने बोला कि ठीक है, एक ही वैल्यू की वजह से हमें पंगा हो रहा है, तो उस वैल्यू को आप यहाँ से हटा दो। अब हटाने का एक तरीका ये है कि -1 से आपने 0 लिख दिया, यूनियन 0 से 1 लिख दिया। या इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते थे कि आप बोलो कि सर ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, -1 से 1 लिख दो और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो 0। क्लियर? किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो बताए। मैं वेट कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए कि सर ये सारी प्रॉब्लम है, आपको ये फिर समझाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। तरुण, नहीं है कोई प्रॉब्लम? फिर आगे बढ़े और एक आधा ऐसे क्वेश्चन और ट्राई मारते हैं, जिनमें थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो समझने की हों, जो हमारे काम की हों। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, इसको क्या करते हैं, घुमा फिरा के ये क्वेश्चन देते हैं, और मुझे लगता है कि 10th में आप लोगों ने किया भी हो, अगर किया हो तो रिपीट हो जाएगा, और नहीं तो आप ये सीख पाएंगे। एक क्वेश्चन है, सॉल्व 15 प्लस 4 टाइम्स ऑफ √14 raised to the power x plus 15 minus 4 into under √14 raised to the power x, that is equal to 30। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। पहले तो ये क्वेश्चन कर लें, फिर इसमें हम ट्विस्ट कुछ डालेंगे और इसी क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बना देंगे। अभी तो सिंपल सा ये डाल दिया कि चलो ऐसा होगा। स्ट्राइक कर रहा हो किसी को भी? पारुल, नमन, नंदन, कीर्ति, और इस टेस्ट के बाद फिर आपके सिलेबस का आगे पार्ट आप पढ़ेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट क्लास से ये होगा। ये टेस्ट नहीं हो जाता तब तक हम ये क्वेश्चंस का डिस्कशन या प्रैक्टिस कर रहे हैं। नमन,
क्वेश्चन देखते क्या स्ट्राइक किया, 2 स्टेप यस सर, कुछ स्ट्राइक किया, यस सर। क्या करना चाहिए? वो 15 माइनस 4 रूट 14 तो 1/15 प्लस 4 रूट 14 रेज टू पावर एस लेंगे, तो उसे टी मान लेंगे, दोनों टी मान लेंगे, फिर सोल्व कर देंगे इक्वेशन को। टी मानेंगे तो दूसरे वाला क्या हो जाएगा, 1/t। हाँ 1/t और सोल्व हो जाएगी फिर। ओके चलिए ठीक। एक तो ये तरीका है कि भाई ठीक है, बिल्कुल उसने बोला कि सर जब भी ऐसा आए तो आप एक चीज जरूर चेक करो, ये कुछ ना कुछ चक्कर होता है ऐसा कि हमने एक तरीके से मान लिया, जैसे कुछ भी ले लेते हैं, y ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 15 प्लस 4 रूट 15 रेज टू द पावर x। अब मैं बोलता हूँ कि ये दोनों का प्रोडक्ट एक बारी जरूर चेक कर लेना जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225, और यहाँ पे क्या आएगा, 4 इंटू 4 16 इंटू 14, ये आपके पास आ गया 225 माइनस 224 विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इस वाले एक्सप्रेशन को और इस वाले को अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 आ रहा है तो 1 की पावर x भी तो 1 ही होगा। तो इसको अगर y लिया है तो अपने आप 15 माइनस 4 रूट 15 रेज टू द पावर x, इसको आप लिख लोगे 1/y। अभी आ गया y प्लस 1/y इज इक्वल टू 30। अब ये सिचुएशन सिंपल हो गई, y स्क्वायर माइनस 30y एंड प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 6 एंड सॉरी क्या 30y 1 1 1 1, ठीक। तो यहाँ से हम ये क्लियर करें थोड़ा सा, फैक्टराइज तो होगा नहीं, वाई स्क्वायर माइनस 30y प्लस 1, तो सीधा हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो y हमने निकाला, y इज इक्वल टू 30 माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 900 माइनस 4ac दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2a दैट मीन्स 2। अब 900 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा, तो आपने बोला सर ये 30 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, तो एक आ जाएगा 28, एक आ जाएगा 32, इसका मतलब 7 4 जा, और ये आपके पास 16 टू द पावर 5, ठीक है। तो ये हम यहाँ से निकाल लेंगे जो भी हमारे पास बचेगा, अंडर रूट में टर्म आएगी। अब इस y को इससे इक्वेट कर देंगे, ऐसी एक एक्सप्रेशन हमें मिलेगी। तो यहाँ देख लेते हैं क्या क्या बचेगा, निकाल ही लेते हैं। 7 इंटू 2 की पावर 5 और ये 2 की पावर 7 हो गया, तो 2 की पावर 6 अलग कर लेते हैं। 7 इंटू 2 की पावर 6, तो 8 बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास ये 30 प्लस माइनस 2 की पावर 3 8, और यहाँ अंडर रूट 14 बच जाएगा डिवाइडेड बाई 2, सो इट इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस 4/√14। तो जब इसको एक बार आपने इसके इक्वल किया y के, तो 15 प्लस 4 टाइम्स ऑफ √14 इंटू x दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 4/√14, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई। और जब दूसरे पार्ट के लिए आप जाओगे आप जब दूसरे पार्ट के लिए जाओगे तो आप लिखोगे 15 प्लस 4√14 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 15 माइनस 4√14। इसको आप लिख सकते हो 15 प्लस 4√15, क्योंकि अभी आपने निकाला था ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो एक -1 और एक +1। तो ये सबकी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा
रैपर ऊपर लगा के वही पुरानी कहानी है, मैं इसको नया कर देता हूँ। बोले कैसे होगा? तो इसमें एक छोटा सा काम करते हैं। हम क्वेश्चन में लिखते हैं कि भाई सॉल्व फॉर टी, सॉल्व फॉर टी, और यहाँ टी दिख ही नहीं रहा। मैंने ये बोल दिया कि भाई x जो है वो हमारे पास आ गया टी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड टी। क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है, मैंने एक लेयर और इसके साथ लगा दिया और टी के लिए हमें सॉल्व करना है, तो आप बोलो कोई दिक्कत नहीं, ये सारा प्रोसीजर वैसे ही रहेगा। x के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। अब दो केसेस बनेंगे, एक बारी हम x इजिकल टू 1 पुट कर देंगे और t की वैल्यू निकालेंगे, एक बारी -1 पुट करेंगे और t की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है? क्लियर सबको? तो अब एक छोटा सा काम करना है आपने, सारी चीजें रिवाइज कीजिए, बहुत अच्छे से पेपर दीजिए। और आज है 6, 7, 8 को पेपर है आपका। 8 को जब आपका पेपर हो जाता है, उसके बाद जो क्लासेस होंगी आपकी, उसमें आप आगे रेगुलर कंटिन्यू करोगे। जो भी आपका चल रहा है, जो भी सिलेबस आगे आने वाला है, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।